स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम यहाँ पर नीट, जिपमर, आईआईटी अड्डा देख रहे हैं, जिसमें हम एकेडमिक के अलावा एंट्रेंस फिजिक्स को सॉल्व कर रहे थे। वो थी हमारे पास एनसीईआरटी आईटी ऑफ फिंगर टिप्स। उसके चैप्टर नंबर 1 जो कि 12th का है, उसका पहला चैप्टर कंप्लीट किया था हमने, थियोरेटिकल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इसके एमसीक्यूज बचे हुए हैं, तो एमसीक्यूज लगा लेते हैं। अब देखिए एमसीक्यूज हम जो करेंगे 4-5 टॉपिक को कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको उसका सही आंसर बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। और पॉसिबल ट्रिक जो है वो भी आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो पहला आपके पास एमसीक्यू आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द 2 टाइप ऑफ चार्जेस। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों तरह के चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है? देखिएगा, इसको पहले समझिएगा। आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलती हैं, जबकि निगेटिव चार्ज की वजह से ये फील्ड लाइन अंदर की तरफ को आती हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इनकी पोलैरिटी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पोलैरिटी कहलाती है। तो ये पोलैरिटी ही है जो इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। तो पहले वाले का हो जाएगा आंसर पोलैरिटी। अगर किसी को फील्ड ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज या स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज में कंफ्यूजन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, मैं उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। तो पहले वाले का आंसर हो गया पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसी तरह से दूसरा एमसीक्यू आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब अ ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ। अब देखिए, जब हम रबिंग करते हैं तो आपको पता है रबिंग करने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉनों को लेती है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब अ ग्लास रोड विद सिल्क। देखिए, ग्लास रोड को जब आप सिल्क पर रगड़ोगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रोड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, द ग्लास रोड गेट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट निगेटिव चार्ज। दूसरा ऑप्शन ही हो गया। तीसरा है, न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। कोई नया चार्ज बन जाएगा भाई, पॉजिटिव निगेटिव के अलावा कोई नया चार्ज तो बनने वाला है नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, पहला वाला और दूसरा वाला ठीक है। तो जब ऐसा दे रखा हो तो पहले आप ए और बी को चेक करो दोबारा से। तो देखिए, जब हम ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ते हैं तो क्या होगा? हमसे कह रहा है सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रोड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम ग्लास रोड को सिल्क पर रगड़ेंगे तो ग्लास रोड के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क पर। तो सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसके पास निगेटिव चार्ज। तो यहां देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, सिल्क क्लॉथ गेट निगेटिव चार्ज। देखो, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और सिल्क पर निगेटिव आ गया क्योंकि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो इस तरह से भाई दोनों ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कह रखा है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, व्हेन अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर। जब कोई बंदा अपने बाल काटता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम्स जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस। भाई इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, कोम्ब जो है, कोम्ब और हेयर के ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज आ जाते हैं, जिनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू आती है? तो ऑब्वियसली आज हम बालों को पर कंघा करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट्स वाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो यही है सिंपल सा, फ्रिक्शन की वजह से। तो इसमें जो ऑप्शन फ्रिक्शन का दे रखा होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला है कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉम एंड हेयर। भाई कॉन्टैक्ट से तो होने वाला है नहीं, कॉन्टैक्ट करोगे सिर्फ कॉन्टैक्ट उससे हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये आपका। देखिए, डिडक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इंडक्शन तो हुआ नहीं है, ये गलत हो जाएंगे, फ्रिक्शन की वजह से हुआ। ऐसे ऑप्शन हमेशा फ्रिक्शन वाले होते हैं जहां पर रबिंग दिखाई दे जाए आपको। चौथा एमसीक्यू आपके सामने है, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय। देखिए, किसी पर डेफिशिएंसी होगी या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये सिर्फ किसी की वजह से हो सकता है। भाई आप जब रबिंग करते हो है ना, फ्रिक्शन की वजह से होता है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो पूछ रहा है कि किसकी वजह से हो सकता है? तो फ्रिक्शन जो होता है वो रब करने से आ जाता, रबिंग करने में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स वाई द टू बॉडीज गेट
पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव चार्ज। जो ट्रांसफर कर रही है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो ले रही है इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा बाय रबिंग। अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 5, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय। ये आपको थियोरेटिकल याद करना पड़ेगा। ये मिलीकन के एक्सपेरिमेंट द्वारा मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके थ्रू उन्होंने पता लगाया था कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये आपका मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में है। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आप दूसरा टॉपिक आता है चार्ज बाय, दूसरा टॉपिक ऊपर निकल गया, चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से चार्ज। तो इंडक्शन एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसे आप किसी ऐसी बॉडी के पास लेके जा रहे हो जो इनिशियली न्यूट्रल है, जब ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी तो इस सिरे के सामने जो सिरा होगा वो अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेगा। दैट्स वाई दिस बॉडी इज एक्वायर निगेटिव चार्ज इन फ्रंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इंडक्शन की वजह से होता है। इस प्रोसेस को कहा गया है इंडक्शन। तो पहला है इसका एमसीक्यू, अ मेथड ऑफ फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, सेपरेशन है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए, तब भी दूसरी बॉडी पर चार्ज आ गया। तो भाई इस फिनोमिना को क्या कहोगे, जिसमें हम कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बॉडी को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख रहे हैं और चार्ज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू नहीं हुआ है ये सब कुछ, मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू ये सब कुछ नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ है, चार्ज का इंडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 7। इसको ठीक कर लेते हैं। हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इट हैज अ चार्ज इम्बैलेंस। भाई किसी बॉडी के पास चार्ज की इम्बैलेंस है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्ज की इम्बैलेंस का मतलब समझते हैं आप, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जब न्यूट्रल कंडीशन होती है किसी भी एटम की, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना निगेटिव चार्ज होता है। मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में डिफरेंस आ गया है ना, निगेटिव है ये, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में डिफरेंस आ गया। दैट्स मीन कि आपके पास प्रोटोनों का नंबर कुछ और है और इलेक्ट्रॉनों का नंबर कुछ और है। तो जाहिर सी बात है किसी एक चीज की अमाउंट ज्यादा होगी, तो जिस चीज की अमाउंट एटम पे ज्यादा होगी तो उसी तरह का चार्ज उस पूरे एटम पर आ जाएगा, बस इतना होता। तो ये इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अब देख लेते हैं हमसे एमसीक्यू में क्या पूछा है। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब देख लेते हैं एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है हमसे। हमसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा जब चार्ज की इम्बैलेंस होगी। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कंटेन नो प्रोटॉन्स। क्या उस ऑब्जेक्ट के पास प्रोटॉन नहीं होंगे? नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। ऑब्जेक्ट कंटेन नो इलेक्ट्रॉन्स। क्या उस ऑब्जेक्ट के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? भाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि नंबर में डिफरेंस इलेक्ट्रॉनों के और एज वेल एज प्रोटोनों के। तो यहां पर ये फोर्थ ऑप्शन है जिसमें लिखा है ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अनइक्वल होने चाहिए नंबर। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं 8वां। इसमें क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग स्फीयर इज निगेटिवली चार्ज। वाओ, आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर था, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये निगेटिवली चार्ज है, इसके सरफेस पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो हमसे क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा बिल्कुल सही होगा? पहला स्टेटमेंट क्या है, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम। देखिए जब भी कोई मेटेलिक या फिर कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसकी सिर्फ सरफेस पर होता है। और जो इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, तो उनके पूरे वॉल्यूम में आ जाता है चार्ज। तो यहाँ पर कंडक्टिंग की बात चल रही है, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मेंशन कर रखा कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो भाई जाहिर सी बात है, जब कंडक्टिंग स्फीयर है तो नेगेटिव चार्ज जो आ जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही होगा। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, द चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भाई चार्ज जो है उसके सेंटर पर लोकेटेड किया जा सकता है। इसको भी होल्ड कीजिएगा, अगले ऑप्शन पढ़ते हैं। द चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ को आ जाए सारा का सारा चार्ज ग्रेविटी की वजह से, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। देखो ये सबसे ज्यादा करेक्ट है। ए और सी तो गलत हो ही गया, बी हमने होल्ड किया था। द चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर पर है नहीं,
चार्ज जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका बी ऑप्शन भी गलत, इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, तो बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है, हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था, तो Q इज इक्वल टू NE, वहां पर एक फॉर्मूला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका मतलब ये था किसी बॉडी पर अगर आप चार्ज देखना चाह रहे हो तो उस बॉडी पर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस अमाउंट में है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देख लेते हैं तो पता लग जाता है चार्ज कितना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला इसका MCQ क्या, 9th हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए -1 कूलम ऑफ चार्ज में पूछा, हमसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऐसा हुआ है कि 1 कूलम चार्ज आ गए हो। देखिए माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉनों की, है ना, यहां पर जो है ना एक्सेस अमाउंट है, ज्यादा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है भाई ज्यादा, तो इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था, 1 कूलम चार्ज लाने के लिए बॉडी से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल करोगे या फिर इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाओगे एक बॉडी द्वारा। अगर इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो निगेटिव चार्ज आएगा और इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉनों का आना मतलब निगेटिव चार्ज का क्रिएट होना। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको डालने पड़ेंगे किसी बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज लाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहां मिलेगा आपको, 6 पॉइंट, अब देखिए 6 पॉइंट के बाद नहीं दे रखा तो 6 इंटू 10 की पावर 18 ये दे रखा, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगर किसी को निकालना ही है तो Q कितना दे रखा आपको, 1, Q की जगह 1 रखिएगा, आपको N चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये माइनस में रखिएगा और ये भी माइनस में रखिएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और N की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। किसी को निकालना ही है तो, हालांकि हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पर, प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया था। अब यहां पर MCQ नंबर 10 देखेंगे, हमसे कह रहा है एक कप contains 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर वाटर के पास इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल के पास, लेकिन हमसे पूछ रहा है 250 ग्राम वाटर है, तो इसके अंदर पहली बात तो ये चेक करना है कि हमें H2O कितने होंगे। तो भाई इसके लिए आपको एवोगैड्रोस नंबर पे जाना पड़ता है, मतलब आपको मोल्स निकालने पड़ते हैं। तो मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब वेट आपको दे रखा है 250 ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 18 होता है, 18 होता। अगर किसी को निकालना ही है तो बता देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 18। अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो ये 1 मोल कहलाता है वाटर का। ठीक है, अब यहां पर आपको 250 ग्राम वाटर दे रखा, तो देख लेते हैं कितने मोल बनने हैं। तो 250 को 18 से डिवाइड कर दो तो मोल निकल कर आ जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि 1 मोल के पास कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने मोलिक्यूल आ गए। ठीक है, आपके पास इतने मोलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, और यहां से हमने कितने मोल निकाल लिए, 250/80, इतने मोल आपने निकाल लिए। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा 10 की पावर 23। इतने आपके पास मोलिक्यूल निकल कर आएगा, और 1 मोलिक्यूल के पास होते हैं 18 और 10 इलेक्ट्रॉन, हमने देख लिए। और 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज पाया जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। लेकिन इससे भी अच्छा मेथड है, इससे अच्छा मेथड क्या है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी, आपको करना क्या है। देखिए यहां तो आपको 250 ग्राम वाटर दे रखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में 250 ग्राम वाटर ही दे दे। अगर आपको 250 ग्राम की जगह कुछ और दे देगा वाटर का अमाउंट, तो आपको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब W की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो इस पूरी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला क्या है, जब भी आपसे पूछे, मैं इसको रफ कर देता हूं, जब भी आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि फला ग्राम वाटर के अंदर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, एक बात और समझ लीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना वाटर। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी अमाउंट चेक करना हो वाटर का,
वाटर के अंदर सॉरी आपको चार्ज चेक करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाइएगा 5.36 इंटू 10 की पावर 4 इंटू W। ये आ गया आपका फॉर्मूला निकल के। तो जब भी आपको चार्ज निकालना होगा 5.36 इंटू 10 की पावर 4 की W से मल्टीप्लाई कर देनी है। W क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो आपको दे रखी है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5.36 इंटू 10 की पावर 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। W कितना दे रखा आपको, 250। जैसे यहां मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी है इस तरह की प्रॉब्लम। ये आपका MCQ नंबर 10 है। तो इसमें जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आएगी आपकी 1.34 इंटू 10 की पावर 7। ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही निकल कर आएगा। 5.36 की 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये ट्रिक बन गई आपकी। जब भी आपको चार्ज पूछे, मान लेते हैं आपको कह देगा 180 ग्राम वाटर के अंदर निकाल कर बताओ, तो आपको जब भी चार्ज निकालना होगा, तो 5.36 इंटू 10 की पावर 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है 180 से, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक की तरह इसको अप्लाई करें। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ट्रिक की तरह इसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और अगले MCQ की तरफ को चलते हैं। अगला MCQ हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक पॉलीथीन है। ठीक है भैया, एक पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन का पीस है जो जिसको आपने रब किया है। रब का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ होगा। वूल के साथ आपने रब किया है। ऐसा करने से नेगेटिव चार्ज आ चुका है पॉलीथीन के ऊपर, है ना, और जिसकी अमाउंट है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। अब देखिए चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ होगा। वही हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन फ्रॉम वूल। वूल से पॉलीथीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, भाई पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज आया था, इसका मतलब पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया था। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो Q इज इक्वल टू N लगाओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, N। अब यहां पर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। N पूछ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना पाया था, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। यहां से 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ऐसे रहने देंगे और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 यहां आ जाएगा। ये आपका N निकल कर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से निकल कर आ जाएगा आपका 3.75 इंटू 10 की पावर 12। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा बस। इसके आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12th, और ये मैंने बहुत कॉम्पिटिशन में आते हुए देखा। इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। देखिए एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से चार्ज भी आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। भाई 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा इस बॉडी को, अगर अपने अंदर से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे 1 सेकेंड में। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों की वजह से हम ये देख लेते हैं कि कितना चार्ज आ रहा है बॉडी पर 1 सेकेंड में। तो हम देख लेते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज आएगा, तो 1 सेकेंड में चार्ज लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, 10 की पावर 9 का। इतने इलेक्ट्रॉन है, Q इज इक्वल टू N ही होता है ना, तो आपने Q की N की वैल्यू रख दी। इतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 19 है, तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये आ चुका है 1 सेकेंड में जो आए इतना चार्ज ट्रांसफर हो चुका होगा। बहुत अच्छी बात है। आपको कितना चार्ज चाहिए भाई, 1 कूलम चाहिए। तो 1 कूलम पाने के लिए यहाँ आपको 1 चाहिए, तो 1 कूलम के लिए क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। तो 1 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1 कूलम के लिए, अगर यहाँ सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे आप, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ वैल्यू कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। मैं आपको बता देता हूं, 6.25 इंटू 10 की पावर
ये कैलकुलेशन आपके लिए है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ये वैल्यू सेकेंड में आ चुकी है। लेकिन आपको इसमें सेकेंड नहीं दे रखा, आपको ईयर दे रखा। तो ये तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर दे रखा वो ईयर्स में दे रखा। तो अब आपको सेकेंड को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा 60 से डिवाइड करके, फिर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा 60 से डिवाइड करके। अब ये आवर्स आ गए, आपको पता है 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो आपने ये डेज में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है ईयर में आंसर दे रखा, तो भाई एक साल में 365 डेज होते हैं, तो आपने 365 से डिवाइड कर दिया। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी 1 कूलम एक्वायर करने के लिए 198 ईयर्स लग जाएंगे आपको। ठीक है, 198 ईयर्स लग जाएंगे आपको 1 कूलम एक्वायर करने के लिए। सॉल्व करोगे ना इस वैल्यू को तो 198 आ जाएगा, और आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-3 बार तो ये आपको वैल्यू याद भी हो जाएगी। 198 ईयर्स। तो आपका 12 MCQ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड। देखिए रिमूव कर रहे हैं आप, 12 की तरफ चल रहे हैं, आपके पास 12 MCQ है ना। हमसे कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट्स चार्ज ऑफ प्लस 2.4 कूलम। भाई आपको 2.4 कूलम का आपको चार्ज चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? ऑब्वियसली यार Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Q आपको 2.4 दे रखा है, N आपसे पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पाया जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो इसको सॉल्व करेंगे, N की वैल्यू आ जाएगी 2.4 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये आपको देखना है। सॉल्व करने से आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 19, 1.5 इंटू 10 की पावर 19। जो ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा वो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 19 ये ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके बाद MCQ नंबर 14 है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। वाओ, एक एल्यूमिनियम का कॉइन है आपके पास जिसका वेट दे रखा आपको 0.7 ग्राम, 75 ग्राम। इट हैज अ स्क्वायर शेप। देखिए इससे कोई मतलब नहीं किस शेप का है, कैसा है। ठीक है, उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनिशियली वो क्या है, एकदम न्यूट्रल है। तो हमसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस। तो वो जो न्यूट्रल चार्ज पाए जा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, जितना पॉजिटिव होगा इतना नेगेटिव भी होगा। तो वो बता दो चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी बता दो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबका एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ऊपर भी आपको 18 ग्राम को कुछ समझाया था। जबकि आपको वेट दे दे तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि इसके पास कितने मोल हैं। जब मोल निकाल लोगे तो आपको बताया 1 मोल के पास कितने एटम पाए जाते हैं। एटम आ गए और आपको फिर ये पता करना है कि एल्यूमिनियम के एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ऐसे ही करते चले जाओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दे रखा, 0.75 ग्राम। ये सही कर देता हूं, 0.75 ग्राम ये आपको दे रखा उसका वेट। और मोलिकुलर वेट कितना दे रखा आपको, 26.98 ग्राम। तो इतने तो मोल निकल कर आ गए। अब मैं एटम चेक करना चाहूंगा। आपको पता है 1 मोल के पास कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स होते हैं। आपके पास एटम इतने आ गए, और एल्यूमिनियम के एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहां से याद किया भाई, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 होता है। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 13 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना पाया जाता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 ये चार्ज पाया जाता है। तो ये आपके पास एटम थे, लेकिन इसमें हमने मोल छोड़ दिए। तो मोल लिख देते हैं कितने, 0.75 अपॉन 26.98। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए आपने एक लाइन में सारी वैल्यूज लिख दी। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 3.47 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर बुक में देखोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा, लेकिन जो मैंने आपको समझाया ही अभी बिल्कुल सिंपल वे में समझा रखा। सबसे पहले आप मोल निकालो, मोल निकालने के बाद आप एटम निकालो। अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो भाई आप मॉलिक्यूल निकालोगे।
ठीक है। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम एटम दे रखा था तो आपने एटम निकाल लिए, ये आपके पास एटम आ गए। एक एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो भैया आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक बन गए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने मोल हैं वो ये आ गए, मल्टीप्लाई करते चले आएंगे, सबकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल वे है यार, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हमसे 15 क्वेश्चन में क्या कह रखा, 15 क्वेश्चन में कह रहा है न कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम कंटेन्स इतने एटम्स। भाई इसमें हमसे पहले ही कह रखा कि 1 किलो आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास आपको 4 × 10 की पावर 20 एटम्स दे रखें। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम, हर एक एटम से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हर एक एटम से। इतने एटम हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा, इतने एटम हैं और हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वाओ, इतने इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, मतलब ये आपके पास n आ गया। तो हमसे कह रहा है फॉर एवरी एटम, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, द चार्ज गेन बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम। तो भाई 1 ग्राम के पास चार्ज कितना निकल कर आ जाएगा। अच्छा, ये यहां से जो सॉल्व कर रहे हैं हम 4 × 10 की पावर 20 एटम्स दे रखें, तो किसके अंदर है, ये 1 किलो के अंदर है। तो इसका मतलब 1000 ग्राम के पास कितने एटम है, 4 × 10 की पावर 20। तो 1 ग्राम के पास कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम को सॉल्व करेंगे तो 4 × 10 की पावर 20/1000। तो ये आ गया 1 ग्राम के पास। तो एटम भी इतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। तो यहां सॉल्व करेंगे तो सही करके दिखा देता हूं, 4 × 10 की पावर 20 था, नीचे 3 0, तो 20 के 3 0 कम करके कितना आ जाएंगे, 4 × 10 की पावर 17। तो ये आपके पास n निकल का आ चुका। आपसे पूछा चार्ज, तो Q = कितना होता है, Ne। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये निकालनी है। n कितना आपके पास, 4 × 10 की पावर 17। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19। 16 4 या 64, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपने लगा दिया। यहाँ पर 10 की पावर 17 है, प्लस का, ये माइनस का 19 है तो माइनस का 2 रह जाएंगी। तो 6.4 × 10 की पावर -2 कहीं दे रखा है क्या, हाँ 6.4 × 10 की पावर -2 आपको दे रखा है, ये 15 का हो जाएगा B। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने, कोई टफ थोड़ी ना है, बहुत ही ईजी है। तो अभी तक आपको 15 MCQ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। अब आगे देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, जो कि कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, नए टॉपिक की तरफ चलना है। तो 16 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कूलॉम्स लॉ रिलेट्स टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एज बीइंग। भाई देखो, चार्जेस दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है। तो हमारे पास पता है कूलॉम्स फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात ध्यान रहे, देख लेते हैं, मिलाते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द चार्जेस, सम के प्रोपोर्शनल है, इस सम वर्ड गलत आ गया। भाई प्रोडक्ट के था ना, तो सम के तो था नहीं, इसलिए सम गलत हो जाएगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो स्क्वायर के है, ना कि सिर्फ डिस्टेंस के। अगला प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो भाई नीचे वाली बात तो गलत हो गई, हालांकि ऊपर वाली बात ठीक है, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन तो गलत ही माना जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो ऑटोमेटिकली चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद 17 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये बात ध्यान रहे, ट्रू पूछ रहा है हमसे अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सी चीज सही है। पहला, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आता है। अच्छा, और देख लेते हैं, इसको भी होल्ड कीजिएगा। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं क्या, क्या लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर,
क्या इलेक्ट्रिक फोर्स वीकर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से? नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। तो ये भी गलत हो गया। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज। अभी तक थर्ड टाइप ऑफ चार्ज तो पैदा किया ही नहीं गया है, तो भाई कहां से बना देगा? तो 3 ऑप्शन नीचे के गलत हो गए। इसका मतलब ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो आती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आती है। अगला आता है 18, द कांस्टेंट के इन द कूलॉम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन। भाई किस पर डिपेंड करता है के? तो पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं कूलॉम्स लॉ का। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ एप्सिलॉन दे रखा हो, एप्सिलॉन नॉट दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है? हम फ्री स्पेस या एयर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब K दे रखा होता है तो K जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, चाहे आप चेक कर लें। इसके बाद 19 ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंपैरिजन चल रहा है भाई। देखते कौन जीतता। तो पहले इन दोनों के फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाए तो G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हम देख लेते हैं क्या सिमिलैरिटी है ना। अब देखो इसमें कह रहा है स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलैरिटी, नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। पहला, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यस, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो पहली वाली लाइन तो ठीक हो गई। बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा, बोथ फोर्सेस ऑपरेट ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। ये बात ठीक है भाई, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लार्ज डिस्टेंस के लिए ऑपरेट होते हैं। तीसरा, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यस, दोनों ही फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। अगला, बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। नहीं, ये बात गलत हो गई भाई। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास बॉडी पर डिपेंड करता है, तो ये तो हमेशा अट्रैक्टिव है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है। तो यहां अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव है, तो हमेशा तो अट्रैक्टिव नहीं हुआ ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसलिए ये बात जो है गलत हो गई यहां पर। तो बोथ फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये नहीं है, ये गलत हो गया। इसके बाद हमसे 20 में एमसीक्यू में पूछता है ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी की ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो भाई पहले दिखा लेते हैं फॉर्मूला। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमसे इसकी पूछ रहा है यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। हमसे एप्सिलॉन नॉट की पूछ रहा है, ये है कुलाम, ये भी कुलाम है, तो कुलाम स्क्वायर, और डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर। आपको इसकी यूनिट चाहिए तो इसे यहां भेजो, एप्सिलॉन नॉट यहां पहुंच जाएगा, तो कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैच कर लीजिएगा कहां पर है, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया 20 का हो गया सी आंसर। इसके बाद 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है इसने, पहले राइट हैंड साइड का रफ कर देते हैं भाई, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ रहा है, सिंपल, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बस थोड़ी सी अच्छी, बाकी काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा पूरी यहाँ पर, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप सिर्फ कैलकुलेशन करके सॉल्व करके देखें। हमसे 21 क्वेश्चन में क्या रखा है? द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्ज इतने एंड इतने आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो हमसे फोर्स पूछ रहा है, सिंपल, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चलेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे इस तरह से, 9 × 10 की पावर 9, आपको Q1 कितना दे रखा? 10 की पावर 7, 1 × 10 की पावर -7, Q2 कितना दे रखा? 2 × 10 की पावर -7। कॉम्पिटिशन तैयारी करने वाले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला उनके दिमाग में चलता है। और डिस्टेंस कितनी देखिए 20 सेंटीमीटर। अब देखो वो डायरेक्ट यहाँ 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहीं डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे इस तरह से,
Q1 की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी और R की वैल्यू रख दी। आपको यूनिट जो लेनी है वो MKS लेनी है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाली, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूटन में आंसर आ रहा है सबका। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर 21 को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आने वाली है वो आपको मैं बता देता हूँ। 21 का आंसर हो जाएगा बी, 4.5 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका एग्जैक्टली यही आंसर आने वाला है। कॉन्सेप्ट देखो कितना ईजी है, ये फिंगर टिप्स के अंदर इतने हल्का क्वेश्चन भी दे रखे हैं। 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछ रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के न्यूक्लियस के पास, बहुत बढ़िया, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कंटेन 2 प्रोटॉन, बिल्कुल सही है, 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल के पास, 2 प्रोटॉन दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3 × 10 की पावर -15। भाई 2 प्रोटॉन है और वो इतने डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो आर की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10 की पावर -15 और ये मीटर में दे रखा, बहुत बढ़िया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट ईच प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन द अदर। तो हमसे फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो फोर्स की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, ये आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी। Q1 प्रोटॉन पर चार्ज कितना पाया जाता है? जस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1.6 × 10 की पावर -19। Q1 और Q2 क्या है? वो भी तो प्रोटॉन है भाई, 2 प्रोटोनों की बात कर रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, तो दोनों पर चार्ज सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम, तो KQ1 अपॉन R²। यहाँ करने के बाद में आपके पास क्या है? डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस है 3 × 10 की पावर -15, इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी 22 क्वेश्चन की, ये कैलकुलेशन बाकी आपको खुद करनी है, तो 22 की जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा बी, 25.6 न्यूटन। ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन, पहले इसको रफ कर देते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता लग रहा होगा कितना इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिर्फ आपको कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करना है, एकदम इजी हो जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन। बस अच्छे से थोड़ी सी ना कैलकुलेशन अच्छी हो तो ज्यादा मजा आएगा। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 आइडेंटिकल इंसुलेटेड चार्ज मेटेलिक स्फीयर, दो मेटेलिक स्फीयर है, एक है P और एक है Q। तो ये 2 मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 60 सेंटीमीटर है। द रेडियाई ऑफ P एंड Q आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो इनकी रेडियाई को नेग्लिजिबल कर दिया गया। तो इसका मतलब जो R लेने वाले हैं अब वो हम यही लेंगे 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद में हमसे कह रहा था म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच, भाई दोनों के ऊपर चार्ज दे रखा है, 3.2 × 10 की पावर -7 इस पर है और 3.2 × 10 की पावर -7 इस पर है। तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, F = 9 × 10 की पावर 9, दोनों के ऊपर चार्ज कितना दे रखा? 3.2। अब दोनों के ऊपर है ना ये वैल्यू 3.2 × 10 की पावर -7, तो स्क्वायर कर देंगे। Q1 Q2 मतलब दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी है? 60 × 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर। पूरी वैल्यू रख दी है मैंने। सॉल्व करने के बाद इस 23 को जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 2.5 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो 23 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 23.5 × 10 की पावर -3। 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोकूलम + 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम द न्यू फोर्स। देखिए हमारे पास 2 चार्ज थे, मैं बनाकर दिखा देता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा। इस पर 3 + का 3 माइक्रोकूलम है और इस पर प्लस का 4 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है फिलहाल वो रिपल्सिव फोर्स है, दैट इज 10 न्यूटन। हमसे कह रहा है कि इन दोनों पर आपने एक चार्ज दे दिया, इसको भी -6 दे दिया, इसको भी -6 दे दिया। तो बताओ अब फोर्स कितनी लगने वाली है? तो भाई हम क्या कहेंगे, हमें पता है फोर्स जो होती है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से कहेंगे F2 अपॉन F1 बराबर है Q1 Q2, इन पर डैश डैश कह देंगे अपॉन Q1 Q2, ठीक है।
F2 मतलब नई फोर्स कितनी होगी, तो नई फोर्स के लिए भाई आपको नए चार्जेस चाहिए। Q1 डैश, Q1 डैश का मतलब क्या है, ये जो अब निकल कर आएगा, ये Q1 डैश निकल कर आएगा जब आपने माइनस का 6 माइक्रोकूलम और ऐड किया है। तो प्लस का 3 है, माइनस का 6 ऐड करोगे तो माइनस का 3 माइक्रोकूलम ये निकल कर आया। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं माइनस का 3। Q2 डैश प्लस का 4 माइक्रोकूलम था, आपने माइनस का 6 दे दिया, तो ये Q2 डैश निकल कर आ जाएगा, दैट इज -2। तो ये -2 निकल कर आ गया आपके पास। और Q1 Q2 मतलब पहले वाले चार्ज कौन कौन से थे, तो पहला था 3 और दूसरा था 4। तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 जिसकी वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं एक बार, यहां पर प्लस का 3 दे रखा था, -6 ऐड करा दिया तो निकल कर आ गया -6, प्लस 4 दे रखा था, -6 ऐड करा दिया तो निकल कर आ जाएगा -2। ठीक है, तो एक है माइनस का 3 और एक है -2। तो नए चार्जेस जो हैं आपके पास आ गए -3 -2, और पुराने चार्जेस थे +3 और +4। तो ये Q1 से Q1, ये Q3 से 3 कट जाएगा, 2/4 का मतलब होता है 1/2 जिसकी वैल्यू होती है 0.5। नीचे दे रखा F1, F2/F1, F1 की वैल्यू 10 दे रखी थी, तो F2 कितना निकल कर आ जाएगा 0.5 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, यहां निकल कर आ जाएगा 5। इसको सही करके देख लेते हैं, 0.5 × 10 निकल कर आएगा 5 न्यूटन। तो नया फोर्स कितनी निकल कर आ जाएगी, नई फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन निकल कर। कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा ऊपर, ये रहा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। तो ध्यान रहे इस तरह से ही सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए रेशियो पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब Fg का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई, K Q1 Q2/r²। तो Q1 क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब r का स्क्वायर। और हमसे कह रहा है ने ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो जाएगा आपके पास में Gm1 m2। देखिए यहां पर मास दोनों के अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और है और प्रोटॉन का मास कुछ और है, इसलिए आपको m1 m2 अलग अलग लिखना पड़ेगा। और नीचे आ जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखेंगे उसी डिस्टेंस पर, और उसी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखोगे, इसलिए r² से r² कट जाएगा। Fe/Fg आपको इसका रेशियो निकालना है। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देंगे। G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। ये आपने 11th का चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। M1 अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हुए M1 तो उसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। M2 अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। जब इसको आप सॉल्व करोगे Fe/Fg, जब आप इसका रेशियो निकालोगे, देखिए कैलकुलेशन ये आपके हाथ में, मैं पहले ही कह चुका हूं कैलकुलेशन आपको ही करनी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2.4 × 10⁻39। 2.4 × 10⁻39, ये आपको सॉल्व करके देना। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होता है, तो 10⁻39। तो 25 का ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 26 की तरफ को चलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतने इन एयर इज इतने। भाई आपको दो चार्ज दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच में आपको फोर्स भी दे रखी है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई टफ थोड़ी ना है। भाई आप लगाओ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं रखा, बस आपकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है आपकी। तो आपके पास क्या F = K Q1 Q2/r²। F दे रखा आपको कितना 0.4, K कितना होता है 9 × 10⁻9,
Q1 कितना आपके पास 0.2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। Q2 कितना आपके पास 0.4 माइनस हटा देंगे 10 की पावर -6। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर इधर को ले आओ तो बाकी वैल्यू ऐसे रहेगी। देखो 0.4 से 0.4 कट जाएगा तो 9 की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 to 18 1.8 इंटू 10 की पावर -6 -12 तो माइनस का 3 निकल कर आ जाएगा। तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल सही निकल कर आएगा। तो यहाँ वैल्यू निकल कर आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। लेकिन आपको चाहिए क्या R, तो आपको R चाहिए तो इसे तो नीचे को ले आओ, R चाहिए तो इसे स्क्वायर रूट में ले जाओ स्क्वायर को। तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सॉल्व करोगे वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 43 यहाँ पर सॉल्व करने से निकल कर आ रही है 42.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगी आपकी 26 का 42.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर में ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन कूलम्बिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतने। देखिए फोर्स लगी हुई है और एक्सेलरेशन आ चुका, तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू ma। हमसे कह रहा है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन का क्या होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दे रखा था और हमसे पूछा प्रोटॉन का क्या होगा अगर सेम फोर्स एक्ट करे। तो फोर्स सेम है, F क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है। जब F कांस्टेंट है तो ma इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आ जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। तो हमसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का पूछ रहा है AP और इलेक्ट्रॉन का ये हो गया। तो यहां नीचे निकल कर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन नीचे आ जाएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोटॉन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा me अपॉन MP इंटू AE। वैल्यूज रख दो सबकी आंसर आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कितना दे रखा था 2.5 इंटू 10 की पावर 22 और नीचे जो है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। जब इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे आप, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी नियर बाई 1.5 इंटू 10 की पावर 19 मतलब C 1.5 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी जब आप कंपटीशन तैयारी करते हो तो कभी कभी आपको यूनिट से भी आंसर मिल जाते हैं। बाय द वे यहाँ पर यूनिट सेम है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है यूनिट अभी अलग दे देते हैं आपका IQ लेवल या फिर आपकी प्रेजेंस चेक करने के लिए। तो आपके जो है ना यूनिट से भी आंसर मिल जाता है कभी कभी। तो इसका हो जाएगा 27 का C। अब चलते हैं 28 की तरफ को। तो 28 आपके पास इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 28। इसमें क्या कह रखा आपसे कह रखा द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। देखिए आपको फोर्स नहीं दे रखी लेकिन आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो भाई आप पहला फोर्स निकाल लीजिएगा। तो फोर्स क्या होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 बोई K Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। Q2 मतलब क्या है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। इसको मिटा देते हैं, गलत बन गया। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे यहां से फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 28 के अंदर फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2.3। कैलकुलेशन आप कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन है, इंटू 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन। देखिए फोर्स निकल कर आ चुकी है। अब आपसे पूछा है उसने एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा गया है तो पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी निकल कर आई है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। इसको सॉल्व कीजिएगा, पावर बैलेंस कीजिएगा, तो यहां पर जो निकल कर आया एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का वो आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब देखिए ऑप्शन पे जाते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दे रखा था एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन का तो 3.1 है नहीं, 3.3 है नहीं, 2.5 है नहीं, 2.5 है, हाँ 2.5 है, 2.5 है, दो ऑप्शन हो सकते हैं ये। लेकिन हमारे पास क्या निकल रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर 22, तो 10 की पावर 22 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। तो हम दोबारा और दूसरा वाला निकालेंगे ही नहीं, प्रोटॉन का हम निकालेंगे ही नहीं जब हमारे इलेक्ट्रॉन से ही काम चल गया। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 22 एमसीक्यू लगाने हैं आपको, कोई डेस्क्रिप्टिव थोड़ी ना है पेपर, एमसीक्यू है। तो आपका 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल ठीक हो गया। अगर वाई द वे यहाँ से आप निकालना चाहोगे प्रोटॉन का तो उसका भी यही निकल कर आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।